सो हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप जी की स्टडी में आप लोग का स्वागत है। गाइज आज की कंप्लीट वीडियो में आप लोग को पॉलिटेक्निक प्रवेश 2024 टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ फ्रेंड, जो आप लोग के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का अगर आप लोग का भी सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं तो आप लोग पूरी वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए फिर से अपनी वीडियो को शुरू करता हूं और आप लोग को टॉप क्वेश्चन दिखाता हूं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं भी एक टॉप राजकीय कॉलेज में मेरा भी एडमिशन हो इन लोगों के जैसे, तो आप लोग पूरी वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से वैद्युत अपघट्ट है। जो निम्न में से वैद्युत अपघट्ट है बताइए, चीनी है कि ग्लूकोज है कि यूरिया है कि सोडियम सल्फेट है। बताइए इनमें से इसका कौन सा आंसर हो जाएगा जो विद्युत अपघट्ट है। चीनी होगा कि ग्लूकोज होगा कि यूरिया होगा कि सोडियम सल्फेट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, जो अपघट्ट है सोडियम सल्फेट हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। जो अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कर रहा है, निम्न में से वैद्युत अनअपघट्ट है। जो अनअपघट्ट आप लोग को बताना इसमें से कौन सा अनअपघट्ट है। देखिए पहला कह रहा है सोडियम क्लोराइड हो जाएगा कि कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा कि तीसरा यूरिया हो जाएगा कि चौथा हो जाएगा बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। बताइए इसमें से कौन सा अनअपघट्ट पदार्थ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोगों का सी द करेक्ट हो जाएगा। जो अनअपघट्ट पदार्थ होता है यूरिया होता है। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन अब दिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर प्राप्त पदार्थ होगा। बताइए एनोड पे प्राप्त पदार्थ कौन सा होगा? सोडियम परमाणु होगा कि सोडियम Na होगा कि क्लोरीन होगा कि क्लोरीन गैस हो जाएगा? बताइए एनोड पर प्राप्त पदार्थ कौन सा हो जाएगा? तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोगों का डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो क्लोरीन गैस होता है वो सोडियम एनोड पर प्राप्त पदार्थ होता है। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम निम्न में से किससे संबंधित है? आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में भी फैराडे के नियम। बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? धनायन का परमाणु क्रमांक होता है कि ऋणायन का परमाणु क्रमांक होता है कि वैद्युत अपघट्ट का तुल्यांकी भार होता है कि धनायन का वेग होता है? बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आप लोग का सी हो जाएगा, जो वैद्युत अपघट्ट का तुल्यांकी भार होता है। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है, एक विद्युत रासायनिक सेल में बताइए स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है कि रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है कि वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो पूछ रहा है एक विद्युत रासायनिक सेल है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पांचवे का? तो इसका आप लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। जो छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। ये भी फैराडे के से ही पूछा है। देखिए कह रहा, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर विसर्जित आयन के भार का मान है। बताइए इसका आयन के भार का मान आप लोग को बताना है। W = ZQ हो जाएगा
कि W इज इक्वल टू एफ हो जाएगा, कि W इज इक्वल टू जेड वाई एफ गुड़े आई टी हो जाएगा, कि W इज इक्वल टू जेड आई हो जाएगा। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए छठे का। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, W इज इक्वल टू जेड की हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है एक फैराडे विद्युत का मान है, बताइए एक फैराडे विद्युत का मान है, बताइए इधर कितना हो जाएगा 96,500 कूलाम हो जाएगा, कि 10⁶ कूलाम हो जाएगा, कि 3.7 गुणे 10⁶ कूलाम हो जाएगा। सातवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग का ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 96,500 कूलाम हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है MgCl2 में मैग्नीशियम के 1 ग्राम परमाणु निकालने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी। फैराडे की आवश्यकता पूछ रहा है, जो 1 ग्राम निकालने पे कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी, कि 4 हो जाएगी, कि 3 हो जाएगी, कि 2 हो जाएगी, बताइए। आठवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा, जो निकालने पे 2 हो जाएगी। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 9वां क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या पूछ रहा है। AlCl3 के विलयन में धारा प्रवाहित करके ऋणावेदक पर 13.5 ग्राम एल्युमिनियम एकत्रित करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी, बताइए फैराडे की कितनी आवश्यकता होगी। 13.5 हो जाएगा, कि 5 हो जाएगा, कि 1.5, कि 11.5 हो जाएगा। इसका आप लोग का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन में 3.06 एम्पियर की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित करने पर एकत्रित कॉपर कितना होगा, बताइए एकत्रित कॉपर कितना हो जाएगा। 31.5 ग्राम हो जाएगा, कि 3.61 ग्राम हो जाएगा, कि 63 ग्राम हो जाएगा, कि 36.1 ग्राम हो जाएगा। तो इसका आप लोग का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3.61 ग्राम हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। बस फ्रेंड्स आप लोग को एक एक बार इसी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं। बस आप लोग एक बार भी पढ़े रहेंगे तो आप लोग को हाँ ऑप्शन पता लग जाएगा कि ऑप्शन इसका ए नहीं बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर निम्न में से क्या प्राप्त होता है, बताइए। NaOH होता है, कि Na2SO4 होता है, कि NaCl मतलब नमक होता है, कि NaF होता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, NaOH होता है। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन देखिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कह रहा है ताप बढ़ाने पर आयन की मात्रा होती है, बताइए। कोई भी ताप बढ़ाते हैं तो उसका मात्रा क्या होता है, बढ़ती है या घटती है, कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कि शून्य हो जाती है, बताइए। कोई सी चीज़ का तापमान बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि घटेगा, कि घटेगा, बताइए। 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बढ़ती है। आप लोग खुद लगा लीजिए अनुमान कि किसी भी ताप को बढ़ाने पर आयन क्या होगी, मात्रा बढ़ेगा ही। तो आप लोग का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है सम आयन की उपस्थिति में आयन की मात्रा होगी, बताइए। सम आयन की उपस्थिति में आयन की मात्रा क्या होगी, बढ़ती है, घटती है, कि समान रहती है, कि इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो घटती है।
चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जब जब वैद्युत अपघट्ट के विलयन से एक कूलाम का आवेश गुजरते हैं तो निपेक्षित द्रव्यमान बराबर होता है। बताइए निपेक्षित द्रव्यमान बराबर क्या होता है? तुल्यांकी भार के होता है कि परमाणु भार के होता है कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांकी के कि रासायनिक तुल्यांकी के? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांकी के बराबर होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्या पूछ रहा है। वैद्युत वैद्युत अपघटन के प्रक्रम में एनोड पर होता है। बताइए एनोड पर क्या होता है वैद्युत प्रक्रम? ऑक्सीकरण होता है कि अपचयन होता है कि जल अपघटन होता है कि जल योजन होता है? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 16 नंबर? तो इसका ऑप्शन ए इधर करेक्ट हो जाएगा, जो आप लोग का ऑक्सीकरण होता है। ये वाला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। लोहे की कील में जंग लगने पर, बताइए कोई भी लोहे के कील है उस पर जंग लगने पर क्या होता है? उसके भार में कमी हो जाती है या उसके भार में वृद्धि हो जाती है? भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है अपितु लोहा ऑक्सीकृत होता है कि भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है अपितु लोहे पर भी ऑक्सीकृत होता है? मान लीजिए आप लोग का कोई भी लोहे का एक कील है, तो इसमें जब भी जंग लगेगा तो इसका कुछ न कुछ तो जरूर परिवर्तन होगा, या तो उसके भार में वृद्धि होगी या तो उसके भार में कमी आएगी। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है अपितु लोहा ऑक्सीकृत हो जाता है। तो आप लोग का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को सी द लगा लीजिएगा कि उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, अपितु लोहा ऑक्सीकृत होता है। ये वाला ऑप्शन आप लोग को लगा लेना है। चलिए आप लोग 18 नंबर भी क्वेश्चन देखिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है आयन की मात्रा प्रभावित होती है। बताइए कोई भी जो आयन है उसकी मात्रा प्रभावित होती है, सम आयन की उपस्थिति में होती है कि दाब से होती है कि आयतन से होती है कि किसी भी से नहीं होती है? बताइए जो भी आयन की मात्रा प्रभावित होती है किससे होती है? तो मैं बता दूं आप लोग का ए द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा, सम आयन की उपस्थिति में ही प्रभावित होती है। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन अब देख लीजिए, जो 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जब जब कॉपर सल्फेट के घोल में 10 मिली एम्पियर धारा 96,500 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तब सीयू निपेक्षित मात्रा होगी। बताइए 0.318 ग्राम हो जाएगा कि 31.8 ग्राम हो जाएगा कि 3.18 ग्राम हो जाएगा कि 0.36 ग्राम हो जाएगा? बताइए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा 19 नंबर का? तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 0.38 ग्राम हो जाएगा। चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है। शुष्क शुष्क सेल बैटरी में उपयुक्त होने वाला विद्युत है। बताइए क्या हो जाएगा? शुष्क सेल बैटरी में उपयुक्त होने वाला विद्युत है, क्या हो जाएगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड हो जाएगा कि NH4Cl हो जाएगा, सोडियम टाइफाइड हो जाएगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा? बताइए कोई भी जो शुष्क होता है बैटरी सेल में उपयुक्त होने वाला विद्युत है। बताइए 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग का ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जो अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन सी एक द्वितीयक सेल है?
तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा द्वितीयक सेल है। आप लोग बताइए, शुष्क सेल द्वितीयक सेल है कि मरकरी सेल है कि ईंधन सेल है कि निकेल सेल है। बताइए इसमें से कौन सा द्वितीयक सेल है, बताइए इसका कौन सा हो जाएगा आंसर। तो आप लोग का डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो निकेल सेल है यही हमारा क्या है, द्वितीयक सेल है। डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए क्या पूछ रहा है। कांटे, देखिए कह रहा है कटे हुए सेब को खुला छोड़ने पर कुछ समय पश्चात यह भूरा हो जाता है, क्यों इसमें उपस्थित होता है। बताइए, मान लीजिए ये आपका कोई भी सेब है, इसको काट कर छोड़ देते हैं तो इसमें भूरा रंग हो जाता है, क्यों हो जाता है। यही मान लीजिए सेब है, इसको अगर काट कर छोड़ देंगे तो ये भूरा रंग का क्यों हो जाता है। इसमें क्या होता है, लोहा होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। बताइए इसमें क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का ये हो जाएगा, जो लोहा होता है। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए जो पॉलिटेक्निक 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट विलयन में धारा का प्रवाह होता है, निम्न में से किसके प्रवाह द्वारा होता है। बताइए, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है कि अणु के द्वारा होता है, प्रोटॉन के द्वारा होता है कि आयन के द्वारा होता है। बताइए किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट प्रवाह होता है। 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, जो आयन के द्वारा धारा प्रवाह होता है। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। बड़े आकार का जिंक इलेक्ट्रोड प्रयुक्त करने पर सेल का आयुकाल क्या होता है। जो सेल होता है उसका आयुकाल क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है कि बहुत बढ़ जाता है कि बहुत घट जाता है। बताइए क्या होता है। तो इसका आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है। बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो आप लोग का केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है फैराडे का प्रथम नियम निम्न में से किससे संबंधित है। बताइए फैराडे का जो नियम है वो किससे संबंधित है। प्रथम वाला W=I ZT हो जाएगा कि W=ZIT हो जाएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का बी जो हो जाएगा, W=ZIT हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आप लोग के सारे केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूँ। कहीं न कहीं क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अगर ये सारे दोबारा क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग एग्जाम में 100% फ्रेंड्स की आप लोग लगा ले जाएंगे। बस आप लोग एक बार भी पढ़े रहेंगे तो आप लोग को इसका ऑप्शन पता हो जाएगा कि हाँ इसका ऑप्शन ए नहीं बी हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा रहा हूँ फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है फिजिक्स का। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन फिजिक्स का क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है, कमरे की वायु क्या होगी। मान लीजिए कोई भी एक कमरा है, उसमें जो उसमें पंखा चलाया जाता है तो उसकी कमरे की वायु क्या हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ठंडी होती है कि गर्म होती है कि अपना तापमान बनाए रखती है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो पूछ रहा है बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है, कमरे की वायु क्या हो जाएगी। आप लोग पंखे का यूज जरूर करते होंगे, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आप लोग का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो गर्म होती है।
चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन अब देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है बर्फ का कितना भाग बर्फ ही बना रहेगा यदि -10 सेंटीग्रेड पर बर्फ तथा 7 सेंटीग्रेड पर पानी के समान द्रव्यमान का मिश्रण किया जाए। बताइए 5/16 हो जाएगा कि 5/17 हो जाएगा कि 1/12 हो जाएगा कि पूरा बर्फ पिघल जाएगा। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जो दूसरे का। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 1/12 हो जाएगा। तो आप लोग का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप लोग को अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है उष्मीय ऊर्जा निर्भर करती है। बताइए जो कोई भी उष्मीय ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है, वस्तुओं के द्रव्यमान पर करती है कि ताप वृद्धि या कमी पर कि वस्तुओं के पदार्थ की प्रकृति पर कि इनमें से सभी पर। बताइए किस पर निर्भर करती है। तो आप लोग का डी वाला ऑप्शन हो जाएगा जो सभी पर निर्भर करती है, इन पर सभी पर। चलिए अब आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है एक ही धातु की दो वस्तुओं की उष्मा धारिताओं में 3:4 का अनुपात है, उनके द्रव्यमानों में अनुपात होगा। तो इसमें आप लोग को अनुपात बताना है, उनके द्रव्यमानों में अनुपात कितना हो जाएगा। 3:4 हो जाएगा कि 3:7 हो जाएगा कि 4:3 हो जाएगा कि 4:7 हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा इनका संबंध। तो इसका आप लोग का ए द करेक्ट हो जाएगा जो 3:4 हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी वस्तु की ऊष्मा धारिता का उसकी विशिष्ट ऊष्मा से संबंधित होती है। बताइए ऊष्मा धारिता इज इक्वल टू वस्तु का द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा होता है कि ऊष्मा धारिता इज इक्वल टू वस्तु का द्रव्यमान प्रति विशिष्ट ऊष्मा होता है। ऊष्मा धारिता गुणे विशिष्ट ऊष्मा इज इक्वल टू वस्तु का द्रव्यमान होता है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो ऊष्मा धारिता इज इक्वल टू वस्तु का द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए। छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 ग्राम पानी को 0 फ़ारेनहाइट से 0 सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी। 32.0 कैलोरी की 0 की 17.17 कैलोरी की 35.4 कैलोरी। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.7 कैलोरी का आवश्यकता पड़ेगा जब भी गर्म किया जाएगा। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, एक ही धातु की बनी वस्तुओं की ऊष्मा धारिता का अनुपात 2:5 है तो बर्तन के द्रव्यमानों का अनुपात होगा। बताइए जो बर्तन है उसके द्रव्यमानों का अनुपात क्या हो जाएगा। 5:2 हो जाएगा कि 1:5 हो जाएगा कि 5:1 हो जाएगा कि 2:5 हो जाएगा। बताइए उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सातवें का। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 2:5 हो जाएगा। तो चलिए अब आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप लोग के पास बुक नहीं है, अगर बुक लेना चाहते हैं तो आप लोग एक अरिहंत प्रकाशन की बुक आती है जो प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक की तैयारी कराने के लिए जो उसमें सभी चैप्टर दिए होते हैं, तो आप लोग उससे किताब ले सकते हैं। अगर आप लोग किताब नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप लोग वहां से सारे पीडीएफ नोट्स बुक्स को भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग अगर पास बुक नहीं होगा तो, लेकिन बुक होगा तभी अच्छा रहेगा। लेकिन आप लोग सारे क्लास को अटेंड कर लेते हैं तभी आप लोग की अच्छी तैयारी हो जाएगी, एक टॉप कॉलेज में आप लोग का भी एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोग को सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है
खौलत पानी का अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि भाप में, बताइए, जो खौलत पानी होता है उसमें ये अधिक जलते हैं क्योंकि भाप में क्या होता है, स्थिर ऊर्जा अधिक होती है कि गतिज ऊर्जा अधिक होती है कि गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा होती है कि भाप का तापक्रम खौलते जल के तापक्रम से अधिक होता है। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उसमें क्या होती है, गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा होती है। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। जो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है और 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कह रहा है 0 सेंटीग्रेड पर 5 ग्राम बर्फ 20 ग्राम पानी में जो कि 45 सेंटीग्रेड पर है डाली जाती है, पानी का परिणाम तापमान होगा। बताइए 22.5 सेंटीग्रेड कि 11.25 सेंटीग्रेड कि 45 सेंटीग्रेड कि 20 सेंटीग्रेड। बताइए कितना हो जाएगा जो तापमान होगा। पानी का तापमान का परिणाम कितना हो जाएगा, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूँ आप लोगों का डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 20 सेंटीग्रेड हो जाएगा। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जल का छिड़काव करने पर किसी बंद कमरे का ताप गिर जाता है, क्यों। मान लीजिए कोई भी ये आपका एक कमरा है, इसमें बंद कमरा है, इसमें आप लोग जल का छिड़काव करते हैं तो इसका ताप गिर जाता है, क्यों। बताइए जल का ऊष्मा कुचालक है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है कि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक है कि जल का तापक्रम कमरे के ताप से कम है। बताइए क्यों हो जाता है। तो आप लोग का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसी के कारण क्या होता है, गिर जाता है। चलिए आप लोग को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अब देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसका मान जूल प्रति किग्रा सेंटीग्रेड में है। बताइए 0.884 गुणे 10⁻³ हो जाएगा, 0.42 गुणे 10⁻³ हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2016 में आया हुआ है। देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बताइए ग्रीन हाउस गैस नहीं है, CO2 है कि H2 है कि NO2 है कि CH4 है। CH4 मतलब मीथेन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है H2। चलिए तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं फ्रेंड्स। अगर आप लोग भी चाहते हैं इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप लोग वहां से भी इस PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग बुक भी लेना चाहते हैं तो बुक भी ले सकते हैं, या तो नई बुक भी लेंगे तो आप लोग सारे क्लास को अटेंड करेंगे तब भी आप लोगों के लिए काफ़ी एक अच्छा शानदार गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिला होगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।